आचरण न्यूज की इस पॉडकास्ट में आपकी किडनी और प्रोस्टेट की हेल्थ से जुड़े सवालों के उत्तर देने आए हैं ग्वालियर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवेश गुप्ता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आचरण पॉडकास्ट में। मैं शिवम सिंह सिसोदिया और आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रवेश गुप्ता। आइए जानते हैं उनसे उनके यूरोलॉजिस्ट के सफ़र और कुछ प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी यात्रा के बारे में, अपने परिचय के बारे में बताएं और आपने यूरोलॉजी के रास्ते को क्यों चुना, ये हमें परिचित करवाएं। नमस्कार, आचरण न्यूज़ के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश गुप्ता है और मैं आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। तो आपने जैसा मुझसे पूछा कि मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड और आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो मैं ग्वालियर का ही मूलतः रहने वाला हूं। मेरी स्कूली शिक्षा, फिर कॉलेज की जो शिक्षा होती है एमबीबीएस की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा ग्वालियर में ही हुआ है, जीआर मेडिकल कॉलेज में। और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार में जो माहौल था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए। तो मेरे घर वालों का सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की थी और ईश्वर की कृपा से मुझे इसमें सफलता मिली और मैंने एमबीबीएस और एमएस ग्वालियर जीआर मेडिकल कॉलेज से किया। और उसके बाद मैंने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी में केरला से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैलीकट से पूर्ण किया था। और यूरोलॉजी फील्ड में आपने जैसा पूछा कि आपने इसको ही क्यों चुना, तो मैं समझता हूँ किडनी हमारे शरीर में एक बहुत ही एक प्रमुख अंग है और ये शरीर के बहुत सारे जो हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को खून से छान करके उसको यूरिन में कन्वर्ट करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बना के रखना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, आज के समय में हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण काफ़ी किडनी की पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। किडनी स्टोन के और किडनी फेलियर के काफ़ी केसेस आते हैं। तो मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी रुझान दिखा, इस चीज़ को लेकर के मेरा इंटरेस्ट बना। मैंने इसीलिए यूरोलॉजी सब्जेक्ट को चुना और आगे अपने फिर सुपर स्पेशलाइजेशन मैंने यूरोलॉजी में कंप्लीट किया और साथ में मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी ट्रेनिंग वहाँ पर की है। तो यही मेरा संक्षिप्त में परिचय है। सर, आपने यूरोलॉजी के क्षेत्र में जो है पूरा अपना सफ़र तय किया। दर्शकों के मन में एक शंका या प्रश्न हो सकता है, शुरुआत वहीं से करते हैं। यूरोलॉजिस्ट कौन होता है और यूरोलॉजिस्ट जो है वो किन किन बीमारियों का जो है इलाज करते हैं, उनका नाम भी हमें पता चले। तो ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया, क्योंकि आम लोगों के मन में अक्सर ये आशंका रहती है कि यूरोलॉजिस्ट मतलब हमको किडनी की समस्या तो है, जैसे किसी को पता भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमको किस डॉक्टर को इसके लिए कंसल्ट करना है। तो यूरोलॉजिस्ट मूलतः किडनी से संबंधित सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं, जिसमें किडनी स्टोन आ गए, किडनी के कैंसर आ गए, किडनी सिस्ट आ गए, या फिर जन्मजात किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो प्रोस्टेट होता है पुरुषों में, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, उसको लिए भी यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट किया कर सकते हैं। कि पेशाब की थैली, जिसे कि हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट किया जाता है। एवं इसके अलावा पुरुषों में जो सेक्स संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपको प्रजनन में कोई दिक्कत आती है, आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं या फिर और कोई समस्या है सेक्स संबंधी, तो वो भी यूरोलॉजिस्ट के ही पास आते हैं, हमारे डोमेन में ही आते हैं। क्योंकि यूरोलॉजी के साथ ही हमको एंड्रोलॉजी की भी डिग्री दी जाती है, जिसमें कि ये सारा पार्ट कवर होता है। और साथ ही साथ किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी अगर किसी को अगर आगे कोई प्लान करते हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट जो कि हीमोडायलिसिस पे होते हैं, तो उससे संबंधित पेशेंट भी यूरोलॉजी के डोमेन में आते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ टीम वर्क, इसमें नेफ्रोलॉजी वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो रहते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, किडनी, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर, इससे संबंधित सभी बीमारियों के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर सकते हैं। बात सर किडनी की हुई। किडनी के मामले में किडनी स्टोन जो है उसकी समस्या काफ़ी सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो किडनी स्टोन में इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं और किडनी में स्टोन बनता क्यों है? दोबारा से आपको इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा, काफ़ी आपने सही सवाल किया है ये, कि किडनी स्टोन आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हर दूसरे व्यक्ति को लगभग किडनी स्टोन की समस्या हमको देखने को मिलती है।
तो इसका प्रमुख कारण जो है वो एक तो हमारे जो क्लाइमेट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर बहुत ह्यूमिड है, काफ़ी हॉट है, जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, और उसके साथ साथ अगर हमारा वाटर इनटेक कम है, हम पानी का सेवन कम करते हैं, तो ये दो मुख्य कारण हैं जो कि किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं शरीर में। इसके अलावा और कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकली, जिसमें कि आपके शरीर में कुछ विशेष क्रिस्टल्स होते हैं, उनका यूरिन में जमाव शुरू हो जाता है, जिसमें कि यूरिक एसिड हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं। तो इसके कारण आपको किडनी स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। और रही बात इसके लक्षणों की, तो सामान्य से अगर किडनी स्टोन जब भी बनते हैं या किसी रास्ते में फंसते हैं, तो जो उसका दर्द होता है काफ़ी तीव्र दर्द होता है, और इसके साथ पेशाब में खून आना, जी मचलाना, उल्टी होना इत्यादि हो सकते हैं। सर, जैसा कि आपने पानी पीने की बात की, किडनी स्टोन में क्या ज़्यादा पानी पीना इस बात की निश्चितता है कि किडनी स्टोन नहीं होगा? निश्चितता तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक हम उसको होने से, या फिर अगर आपको पहले हो भी चुका है तो दोबारा होने से रोक सकते हैं। लेकिन संपूर्ण तरीके से हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर पानी पिएंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे, क्योंकि और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि कई बार किडनी में कोई रुकावट है, या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म जिस तरह का है किसी के शरीर में, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कुछ क्रिस्टल्स ज़्यादा बनते हैं, डायबिटीज़ है, या फिर कुछ हमको इंटेस्टाइनल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं जो पर्टिकुलरली किसी फूड के एब्जॉर्प्शन की जो है उसको अल्टर कर देती हैं। तो और भी कई अन्य कारण होते हैं, लेकिन हाँ, अगर पानी का सेवन हम एक उचित मात्रा में करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उसको रोक सकते हैं। पेशाब में खून आने की बात अभी हमारे प्रश्नों में हुई। बिल्कुल। पेशाब में खून आना, जलन होना या बार बार पेशाब आना, इन सारी समस्याओं के आखिर क्या कारण हो सकते हैं? पेशाब में खून आने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः कॉमन अगर हम कारणों की बात करें तो उनमें से एक कारण किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट जिन पुरुषों में बढ़ जाता है, उसके कारण भी पेशाब में खून आ सकता है, वो एक प्रोस्टेट बढ़ने का भी लक्षण हो सकता है। और तीसरा एक कारण जो है वो पेशाब की थैली में कोई कैंसर की गठान अगर बनती है अगर किसी को, तो वो भी इसी तरीके से ही प्रेजेंट करती है। तो ये प्रमुख कारण हैं। हमको जब भी इस समस्या के साथ कोई मरीज़ अगर हमारे पास आता है तो हमको सारी उसकी हिस्ट्री को एवेल्यूट करते हुए, और जो भी हमको लगता है कारण हो सकता है उस हिसाब से उसको एवेल्यूट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करते हैं उसको। अच्छा, किडनी स्टोन से जुड़ा एक सवाल है कि हर प्रकार के किडनी स्टोन में ऑपरेशन ज़रूरी होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। किडनी स्टोन, सभी प्रकार के किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जो किडनी स्टोन स्वतः ही अपने साइज़ के कारण किडनी के पैसेज से यूरेटर के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, उसको यूजली हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही एडवाइस करते हैं। उसमें इस तरह की दवाई दी जाती हैं जिससे कि यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिन्हें कि डायूरेटिक बोलते हैं, और यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करके हम कोशिश करते हैं कि उन स्टोन को उस रास्ते से थोड़ा सा प्रोपेल करें ताकि वो आगे खिसक करके और रास्ते में से होकर के निकल सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि कई बार छोटे स्टोन भी स्टक हो जाते हैं पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे, और उसको भी हमको सर्जिकली रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और आज के समय में हमारे पास इतने उन्नत किस्म के सर्जिकल इक्विपमेंट्स और इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि किडनी स्टोन की सर्जरी भी आज के समय में डे केयर सर्जरी के तौर पे की जाने लगी है, जिसमें कि पेशेंट को हम सुबह एडमिट करके स्टोन निकाल के शाम तक उसको घर भी भेज देते हैं और उसके शरीर पे कोई निशान भी नहीं आता है। तो इसके बारे में हम आगे और आपके अभी इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को। दर्शकों को यह बताने का भी आप जो है प्रयास करें कि प्रोस्टेट क्या है और प्रोस्टेट बढ़ने के क्या लक्षण हो सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोस्टेट हर पुरुष के शरीर में पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो कि पेशाब की थैली और मूत्र मार्ग के बेस पे और मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाती है। तो प्रोस्टेट अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं आम बोलचाल में पेशेंट इस तरह से बोलते हैं कि हाँ कि मुझे प्रोस्टेट हो गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट किसी बीमारी का नाम है। तो वास्तव में प्रोस्टेट बीमारी ना होकर के एक सामान्य सा एक ग्लैंड है जो हर पुरुष में होती है। कुछ पुरुषों में एक उम्र के बाद में स्पेशली 50 की उम्र के बाद ये आकार में बढ़ना शुरू हो जाती है और आकार में बढ़ने के कारण ये पेशाब के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे कि पेशाब की धार पतली होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब में खून आना इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। तो प्रोस्टेट अपने आप में बीमारी ना होकर के एक ग्लैंड है जो कि कुछ पुरुषों में बढ़ सकती है।
आपने उम्र की बात की कि एक उम्र के बाद प्रोस्टेट की समस्या आ सकती है। आखिर वो क्या उम्र हो सकती है जिसके बाद प्रोस्टेट की जांच करवानी ही चाहिए? देखिए, एज पर द गाइडलाइन 50 की उम्र के बाद के सभी पुरुषों को अपना हेल्थ चेकअप में प्रोस्टेट रिलेटेड एवेल्यूशन को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट के लिए और सीरम PSA और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। तो आइडियली उनको इस उम्र के बाद एक यूरोलॉजिस्ट से अपने परामर्श लेकर के और जो भी संबंधित जांचें हैं उससे उनको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि पहले ही उनको हम अगर है तो उनका रोकथाम कर सकें, उनको टाइमली डिटेक्ट कर सकें। सर, प्रोस्टेट कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं? प्रोस्टेट कैंसर के बचने के उपाय, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति 50 साल की उम्र के अधिक पुरुषों को यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें कि सीरम PSA और आपका अल्ट्रासाउंड, पेशाब की जांच इत्यादि शामिल हैं। इन जांचों में अगर कुछ भी चीज़ आपको ऐसी विशेष पाई जाती है जिसमें कि आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है, जैसे PSA अगर बढ़ा हुआ आता है, तो उसका आगे फर्दर टेस्टिंग की जाती है। तो एक तो हो गया स्क्रीनिंग वाला पार्ट। दूसरा लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं कुछ जो कि सभी कैंसर के लिए हम जनरल तरीके से बोलते हैं कि अच्छा खान पान, अच्छी सेहत, नियमित व्यायाम और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे तो हम शरीर में किसी भी कैंसर को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक लाइन और जो बोली जाती है वो ये कि हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज़ प्रिवेंटिव फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो ये एक ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसके प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI हाँ जी, क्या है, लक्षण क्या है, क्यों होता है? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन UTI जो है यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। किडनी स्टोन के कारण भी हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट बढ़ने के कारण भी हो सकता है, पेशाब की थैली में अत्यधिक यूरिन भरे रहने के कारण भी हो सकता है। तो यूरिन इन्फेक्शन UTI ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू मैन। और चूँकि फीमेल की जो बाय नेचर जो उनकी एनाटमी होती है, तो दे आर मोर प्रोन फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और कई फीमेल्स जो हैं रिकरेंट UTI के साथ हमारे पास OPD में आते हैं। तो यही सलाह है कि उनको उचित जांच के बाद अगर हम सही समुचित उसका इलाज उपलब्ध कराते हैं तो वो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बस उनको टाइमली कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर को। यूरिन का भरा होना आपने इसमें एक कारण बताया जी। चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए ही पूछना चाहूँगा कि क्या पेशाब को रोक कर रखना लंबे समय तक या न जाना अपने दफ्तर के कारणों की वजह से भी, क्या ये नुकसानदायक हो सकता है? जी बिल्कुल। लंबे समय तक को यूरिन होल्ड करने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमने देखा भी है। कई पेशेंट जो ओल्ड एज में स्पेशली जिनके सेंसेशन पुअर हो जाते हैं और जो अपना काफ़ी यूरिन होल्ड करते हैं, या फिर जो वर्किंग इंडिविजुअल्स भी, जैसा आपने बताया ऑफिस वर्क की वजह से या अपने अत्यधिक प्रेशर है उनके ऊपर काम करने का, इस कारण से अपनी नेचुरल कॉल्स को पोस्टपोन करते हैं, तो उनमें इस तरह की चीज़ें फिर उसके जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशाब की थैली का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है और किसी किसी में बैक प्रेशर के कारण के किडनी पे भी सूजन बढ़ने लगती है, जिससे कि क्रेटिनिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कई बार इस तरह के पेशेंट हमने देखे हैं जो कि इन सिंपल हैबिट्स की वजह से ही जिन्होंने अपनी स्थिति काफ़ी ख़राब कर ली होती है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूरिन जब भी आपको नेचुरल कॉल आ रही है तो आपको यूरिन पास करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल आपको उसको करना चाहिए। सर, रात में बार बार पेशाब का आना भी क्या किसी हानि का संकेत हो सकता है? हाँ, रात में पेशाब का बार बार आना, स्पेशली अगर हम पुरुषों की बात कर रहे हैं 50 से ऊपर की, तो मैंने जैसा बताया कि प्रोस्टेट का एक बढ़ने का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको रात में 2 या उससे अधिक बार टॉयलेट करने के लिए उठना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो है रेगुलर स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये एक सामान्य बात नहीं है। कई लोग इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं, उनको लगता है कि हाँ बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस वो उसको लाइटली लेते हैं और उनको लगता है कि शायद सामान्य सी चीज़ है शरीर में, लेकिन ये प्रोस्टेट बढ़ने के कारण हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे उचित परामर्श लेना चाहिए। एक और भी समस्या है इसमें कि पेशाब कई बार लोगों को रुक रुक कर आती है। बिल्कुल। क्या समस्या है और क्यों ऐसा होता है?
क्या इसके समाधान है? बिल्कुल, तो पेशाब रुकने के आने का जो एक प्रमुख कारण है, जैसा हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है। तो अगेन अगर हम पुरुषों की बात कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि उसमें प्रोस्टेट के कारण ऐसा हो रहा है। तो आज के समय में प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही अवेलेबल हैं। दवाइयाँ भी काफ़ी उन्नत किस्म की दवाइयाँ आज के समय में मार्केट में हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के समय में दूरबीन से और लेज़र पद्धति के द्वारा शरीर पर बिना कोई घाव किए प्रोस्टेट का बहुत अच्छे से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिकवरी काफ़ी फास्ट है, 1 या 2 दिन में ही आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। तो बस यही है कि अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो उनको अपने को डिले करने की बजाय उनको सही समय पर उसका इलाज लेने से कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सर, किडनी से संबंधित बीमारियों में या किडनी स्टोन में आखिर किडनी ऐसे क्या संकेत देती है, क्या लक्षण मरीज को प्राप्त होते हैं जिसके बाद उसे एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए? देखिए, किडनी का जैसा कि मैंने बताया कि प्रमुख कार्य हमारे शरीर में खून को छानकर उससे यूरिन का प्रोडक्शन करना है और इसके अलावा कुछ हार्मोनल फंक्शन भी हैं जिसमें कि खून को बनाए रखना, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना लेवल को, और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखना, कुछ सॉल्ट्स का लेवल है वो मेंटेन करना इत्यादि शामिल है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी सिम्टम अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर में अगर दिनचर्या में उसको अपनी यूरिन से संबंधित कुछ भी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, पेशाब में जलन आ रही है, या उनको किडनी के जो लोकेशन है पेट में वहाँ पर उनको पेन होता है, यूरिन पास करते समय अगर उनको दर्द हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये सारे लक्षण किडनी या प्रोस्टेट से संबंधित हो सकते हैं। तो किडनी यूरिन से संबंधित अगर आपको शिकायत लग रही है या आपको ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर किडनी को छोड़ दें हम और एक आम दर्शक के नज़रिए से पूछें कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास व्यक्ति को कब कब क्यों जाना चाहिए और किन लक्षणों को देखते हुए जाना चाहिए? जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि किडनी स्टोन या उसका दर्द है तो तब आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पेशाब में कोई आपको समस्या है, जैसे रुकावट आना है, खून आना, इन्फेक्शन है, उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और किसी जांच में, अल्ट्रासाउंड में या किसी चीज़ में कोई गठान वगैरह ऐसी आ रही है, तब आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। किडनी फेलियर के केसेस में, किडनी ट्रांसप्लांट की जब सर्जरी है उसके वर्कअप के लिए आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा दूसरा पार्ट जो यूरोलॉजिस्ट मैंने, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी यूरोलॉजिस्ट ही सलाह उसके लिए परामर्श देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिला जा सकता है। किडनी और मूत्राशय को स्वस्थ रखने के लिए रोज़मर्रा में किन सावधानियों का जो है पालन करना चाहिए? साथ ही साथ डेली लाइफ रूटीन में या खान पान में ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे किडनी और मूत्राशय को स्वस्थ रखा जा सके? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जो हमारे लिए जो नेचर ने हमको जो रेमेडी दी है वो है एक पानी। तो अगर एक स्वस्थ किडनी को एक संतुलित मात्रा में उसको नियमित उसका प्रतिदिन पानी की मात्रा अगर पूरी मिलती है तो किडनी स्वतः ही अपना फिल्ट्रेशन का काम सुचारू रूप से करती रहती है। तो किडनी के लिए सबसे जो एक नेचुरल जो औषधि है वो पानी ही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से यही अपील करूँगा कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और पानी से मेरा मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है, जो नेचर ने हमको जो दूसरे सोर्सेज दिए हैं जिसमें कि फल हैं, जो रसीले फल हैं और जो जूस है, नारियल पानी वगैरह हुआ, इस तरह की चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। ये सब किडनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नींबू का पानी हुआ, मौसमी का जूस हुआ, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एक ओवरऑल अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं उसको अच्छा रखें, संतुलित मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट इन सब का सेवन करें। और अपने आप एक लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकें, अपने लिए समय निकालें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। ये सारी चीज़ें एक अच्छी किडनी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ, किडनी पर कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में। सर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हाई बीपी है वो लोग अपनी किडनी को कैसे संभाल कर रखें, स्वस्थ रखें? जी बिल्कुल, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के समय में, क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति को आज के समय में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसकी समस्या हम अपने घर में, अपने पड़ोस में देख सकते हैं इस चीज़ को।
और आज के समय में किडनी फेलियर का जो मेजर रीज़न है जो हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली, वो सबसे बड़ा जो कारण इस समय उभर के आ रहा है वो पहले नंबर पे डायबिटीज़ है और उसके बाद उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन है। तो ये दोनों ही बीमारियां किडनी को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। तो इन दोनों और ये दोनों ही बीमारियां जो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं। तो इन दोनों ही बीमारियों को अगर हम अर्ली डिटेक्ट करके और अपनी लाइफ स्टाइल में एक चेंज करके अगर अच्छी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। अब अगर जिन पेशेंट को ये बीमारियां हो भी गई हैं तो उनके लिए यही सलाह है कि वो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से नियमित रूप से अपने चेकअप कराते रहें और सही समय पर अपनी जो दवाइयां हैं डायबिटीज़ की और बीपी की उनका सेवन करते रहें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी किडनी को सेफ रख सकते हैं। अन्यथा हमारे पास कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो प्राइमरी जिनको किडनी की समस्या ना होते हुए लेकिन बिकॉज उन्होंने अपना शुगर और बीपी का ध्यान नहीं रखा था उसकी वजह से रीनल फेलियर के करके हमारे पास आते हैं। सर एक क्वेश्चन यह भी है कि जो लोग जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें भी किडनी की हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं और हार्मफुल होती हैं? जी, आप आज के समय में हेल्थ सप्लीमेंट्स और जो जिम के जो भी आपके एड ऑन आते हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, तो उनके साथ में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनका क्वालिटी चेक किस लेवल का है, किस कंपनी का ले रहे हैं। अगर वो प्योरली उनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, अगर आप उनका कंटेंट अच्छे से प्रोफाइल देखें, अगर आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसे अनावश्यक तत्व मिलाए गए हैं जो कि आपके शरीर को, सिर्फ किडनी ही नहीं शरीर में किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर प्योर हेल्थ सप्लीमेंट की अगर अपनी बात करें, प्रोटीन पाउडर और आपके जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो अगर आप उनको एक रेगुलर एक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो किडनी पर कोई हार्म नहीं करते, ऐसा कोई स्टडी से प्रूवन नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि मार्केट में ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट आज के समय उपलब्ध हैं जिनमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन है, जो अर्ली रिजल्ट देने की वजह के चक्कर में कुछ ऐसे उसमें हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन्स साथ में ऐड ऑन करते हैं जो किडनी को नुकसान करते हैं। तो एक समय में स्टेरॉइड्स का सेवन काफ़ी प्रचलन में था, आज के समय में पूरी तरह बैन है वैसे तो बाद में लेकिन जो देखा गया कि जो भी जिम में जाया करते थे अपने जो मसल्स को बूस्ट करने के लिए, तो उनको रिजल्ट तो अच्छे मिल जाते थे, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट फिर बाद में देखने को किडनी फेलियर के रूप में देखने को मिलते थे। तो अगर आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर वो उसका सोर्स नीट एंड क्लीन है, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है, तो एक हेल्दी किडनी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपका बेसलाइन किडनी का फंक्शन प्रोफाइल कैसा है, आपको अपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपको कहीं भी उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो आपको तुरंत उन सप्लीमेंट्स को स्टॉप कर देना चाहिए। सर सेम क्वेश्चन शराब के सेवन के लिए भी था। हाँ, शराब को लेकर भी कई लोगों में ऐसा मिथ है कि हाँ कि लिवर के लिए जो है शराब जो है वो उसको नुकसान करती है, लेकिन किडनी के लिए तो लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि हाँ भाई बियर पीने से तो स्टोन निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। शराब के सेवन से किडनी पे भी उतना ही नुकसान है जितना लिवर पर है। और रही बात ये कि शराब पीने से स्टोन पास हो जाता है या किडनी को कुछ उससे यूरिन ज़्यादा बन जाता है, तो लॉन्ग टर्म में स्टडीज़ में देखा गया है कि शराब के सेवन से बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है जो कि किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो शराब का सेवन किसी भी तरह से किडनी के लिए लाभकारी नहीं है, या फिर अपन ऐसा बोलें कि उससे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करता है और पीएच का इम्बैलेंस करता है और किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करता है उसके फंक्शन को। तो ये किडनी को किसी तरीके से हेल्प ना करते हुए उसका नुकसान ही करता है। किडनी स्टोन के लिए सर क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? आज के समय में किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज आ चुका है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब पेट में बड़ा सा चीरा लगा करके और किडनी स्टोन को निकाला जाता था, किडनी पे कट लगाया जाता था, काफ़ी ब्लीडिंग होती थी। फिर धीरे धीरे टेक्निक एडवांस हुई और वो चीरे का साइज़ छोटा होता गया और आज के समय में एक बहुत छोटा सा कट लगा करके भी किडनी स्टोन को निकाला जा सकता है। और काफ़ी टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं, लेज़र भी इंकॉर्पोरेट हुए हैं अलग अलग तरह के। तो किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है। सर आपने चीरे की बात की, लेकिन मैं एक ऐसा भी प्रश्न उठाना चाहूँगा कि क्या आज की तकनीक के, आज के दौर में जहाँ तकनीक इतनी डेवलप्ड हो रही है, क्या ऐसा भी कुछ है जहाँ बिना चीरे के किडनी स्टोन का इलाज किया जा सके?
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आज के समय में हमारे शहर में ही हमारे पास ऐसी एक टेक्निक है जिससे कि हम बिना चीरे के द्वारा किडनी स्टोन को पूरी तरह से लेज़र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं श्योरिटी से। इस पद्धति का नाम है RIRS टेक्निक, जिसमें कि शरीर में कोई चीरा नहीं लगाया जाता है। पेशेंट के मूत्र मार्ग के द्वारा ही किडनी तक एक्सेस की जाती है और किडनी स्टोन को लोकेट करके उसको लेज़र से पूरा डस्ट करके और उस डस्ट को भी एक सक्शन टेक्निक के द्वारा पूरा गुर्दे से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये टेक्निक के बारे में अभी लोगों को जानकारी कम है, लोगों को पता नहीं है। लोग इसके लिए कराने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और उनको वहाँ जाके कई लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में। लेकिन ये टेक्निक ग्वालियर में भी उपलब्ध है और हम तकरीबन इस तकनीक से आज के समय में 1000 से ऊपर ऑपरेशन ग्वालियर में ही कर चुके हैं। सर, क्या स्वयं आप भी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, और हाँ तो कब से? हाँ जी, मैं इस तकनीक का प्रयोग हमने काफ़ी समय से कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन आज इस तकनीक को यूज़ करते हुए 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। ग्वालियर से आने से पूर्व मैंने दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में रहते हुए इस तकनीक से कई सफल ऑपरेशन किए थे और ग्वालियर में पिछले तकरीबन 5 वर्षों से इस तकनीक से मैंने कई सारे ऑपरेशन किए हुए हैं। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में ग्वालियर शहर में इस तकनीक के द्वारा RIRS तकनीक के द्वारा सबसे ज़्यादा सर्जरी मैं कर चुका हूँ। और तकरीबन जैसा कि मैंने बताया, ग्वालियर शहर में ही ऊपर 500 या 700 के आसपास के सर्जरी इस तकनीक के द्वारा हम सफल सर्जरीज कर चुके हैं। सर, बात किडनी स्टोन की करें तो ऐसे खान पान में कौन सा आहार है जो किडनी स्टोन के लिए उत्तरदायी होता है, जिस आहार से हमें बचना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। तो किडनी स्टोन से बचने के लिए या उनके रिकरेंस को रोकने के लिए जो आहार है, ये काफ़ी लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से जो सबसे ज़्यादा हमारा जो किडनी स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का परसेंटेज ज़्यादा पाया गया है। तो इसके लिए ऑक्जेलेट रिच डाइट जो भी है हमारे जो भी हम ले रहे हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना होता है। अब ऑक्जेलेट रिच डाइट में क्या चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि हमारी जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, और आपके जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो रेजिन्स हैं, फिर टी कॉफ़ी हो गए, और आपके जो ये चॉकलेट्स हो गए, तो इन सभी में ऑक्जेलेट जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम अमूमन यह सलाह देते हैं कि इन डाइट्स के सेवन को अधिक सेवन से बचें। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इन चीज़ों को एकदम ही एब्सोल्यूट नो करना है, लेकिन हाँ, अगर आप में स्टोन बनने की टेंडेंसी है, बार बार आपको स्टोन बनते हैं, तो या आपके परिवार में किसी को रहें, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा इन चीज़ों के सेवन से आपको स्टोन बनने की रिस्क बढ़ जाती है। और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन को कम करती हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो जिसमें कि जितने भी सिट्रस फैमिली फ्रूट हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गए हैं, और नारियल पानी है, और दूसरा एक और ऐड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किडनी के लिए लाभकारी हैं, स्टोन फॉर्मेशन को रोकती हैं। तो इनका सेवन अधिक करें, और जो हमने बताया ऑक्जेलेट कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम लें। और साथ ही अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसका भी सेवन कम करें, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन्स भी जो सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं, तो वो नॉनवेज डाइट से ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर डाइटरी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।